5 छोटी भूतिया कहानियां जो आपकी रूह कंपा देंगी। जब मैं भूतिया कहानियां सुनाने के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक तस्वीर उभरती है। आग के अलाव के चारों ओर बैठे हुए, मार्शमैलो भूनते हुए और रात को अपने टेंट में सोने जाने से पहले अपनी ठुड्डी के नीचे टॉर्च रखकर डरावनी कहानियां सुनाते हुए। हालांकि मैंने असल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया है, फिर भी मुझे लगता है कि डरावनी कहानी सुनाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है, खासकर तब जब आपके चारों ओर जंगल की सरसराहट सुनाई दे रही हो और आपके सिर के ऊपर तारे चमक रहे हों। खैर, अगर आप जंगल में नहीं भी हैं, तब भी छोटी छोटी भूतिया कहानियां सुनाना समय बिताने का एक शानदार तरीका है। इसलिए हमने इंटरनेट से बड़ों के लिए कुछ बेहतरीन भूतिया कहानियां चुनी हैं, जिन्हें सुनकर आप जरूर डर जाएंगे। अरे बाप रे! 1, तहखाने में पिल्ला रेडिट पर मिली यह छोटी सी भूतिया कहानी बेहद डरावनी है। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं कभी तहखाने में ना जाऊं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह आवाज किस चीज की थी। वह आवाज कुछ कुछ किसी पिल्ले जैसी लग रही थी और मैं उस पिल्ले को देखना चाहता था। इसलिए मैंने तहखाने का दरवाजा खोला और दबे पांव थोड़ा नीचे उतर गया। मुझे वहां कोई पिल्ला नहीं दिखा। तभी मम्मी ने मुझे झटके से तहखाने से बाहर खींच लिया और मुझ पर जोर से चिल्लाई। तुम नीचे क्यों गए थे? मम्मी इससे पहले कभी मुझ पर नहीं चिल्लाई थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगा। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी तहखाने में न जाऊं और उन्होंने मुझे एक कुकी दी। इससे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, इसलिए मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि तहखाने में मौजूद वह लड़का पिल्ले जैसी आवाजें क्यों निकाल रहा था या फिर उसके हाथ पैर क्यों नहीं थे। 2, ननचक्स मिशेल फ्रॉलिक यंग को अपनी 2 साल की बेटी के साथ एक अजीब अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने मूवी पायलट को भेजा। जब मेरी बेटी 2 साल की थी तो मैंने देखा कि वह कागज के तौलिए के खाली रोल ट्यूब्स को, जो एक रस्सी से बंधे हुए थे, हवा में घुमा रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। उसने कहा कि वह अपने ननचक्स की प्रैक्टिस कर रही है। मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि उसे यह जानने का कोई तरीका ही नहीं था कि ये क्या होते हैं। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो उसने बताया कि एडम ने उसे सिखाया था कि इन्हें कैसे बनाते हैं और हर रात उसे दिखाता था कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने आगे बताया कि एडम ने उससे कहा था कि वह प्रैक्टिस करे, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन उसे अपनी रक्षा करने के लिए इनका इस्तेमाल करना सीखना पड़े। मैं तो लगभग डर ही गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि एडम कैसा दिखता है। उसने बताया कि वह लंबा है, उसके बाल सुनहरे हैं और उसकी आंखें नीली हैं। उसने कहा, मम्मी तुम्हें तो पता ही है कि वह कैसा दिखता है, तुम उसे जानती हो। उसकी मौत सिरदर्द की वजह से हुई थी। मुझे वह कमरा छोड़कर बाहर जाना पड़ा। बात यह है कि उसके जन्म से 4 महीने पहले मेरा एक दोस्त, जो लंबा था, जिसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं और जो मार्शल आर्ट्स का माहिर था, 27 साल की उम्र में ब्रेन एन्यूरिज्म, दिमाग की नस फटने की वजह से गुजर गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी भी उस दोस्त के बारे में कोई बात नहीं की। इसलिए मुझे पक्का नहीं पता कि मेरे डर भरे रिएक्शन की वजह से वह सहम गई थी या फिर उसने अपनी सीख पूरी कर ली थी। 3, बिस्तर के नीचे कोई है। कभी कभी बहुत छोटी भूतिया कहानियां ही सबसे अच्छी होती हैं, और यह कहानी रेडिट से बज़फीड के जरिए ली गई है। एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने छोटे बेटे को बिस्तर पर सुला रहा होता है। मैं उसे बिस्तर पर सुलाने लगता हूं और वह मुझसे कहता है, डैडी मेरे बिस्तर के नीचे देखो, कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। मैं उसे खुश करने के लिए बिस्तर के नीचे देखता हूं और मुझे वह दिखाई देता है, उसका ही एक और रूप, जो बिस्तर के नीचे से मेरी तरफ घूर रहा होता है, कांप रहा होता है और फुसफुसा कर कह रहा होता है, डैडी मेरे बिस्तर पर कोई है। 4, कुर्सी। ये छोटी सी कहानी काफी मासूमियत से शुरू होती है, जिसमें एक मिलनसार सा दिखने वाला भूत बच्चों के साथ खेल रहा होता है। लेकिन जब आपको उस भूत के अतीत के बारे में पता चलता है और यह पता चलता है कि वह भूत कमरे में चीजों को इधर उधर क्यों खिसका रहा है, तो यह कहानी अचानक से बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है। स्कूप वूप द्वारा रेडिट पर पोस्ट की गई यह कहानी। जब मेरी बहन बेट्सी और मैं बच्चे थे तो हमारा परिवार कुछ समय के लिए एक प्यारे से पुराने फार्म हाउस में रहा था।
हमें उस घर के धूल भरे कोनों को खंगालना और घर के पीछे लगे सेब के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन हमारी सबसे पसंदीदा चीज थी वह भूत। हम उसे मां कहकर बुलाते थे क्योंकि वह हमें बहुत ही दयालु और ममतामयी लगती थी। कभी कभी सुबह जब बेटसी और मैं जागते थे तो हम देखते थे कि हमारे बिस्तर के पास रखी मेजों पर एक एक कप रखा होता था, ऐसे कप जो पिछली रात वहां नहीं थे। मां उन्हें वहां इसलिए रख जाती थी क्योंकि उसे चिंता रहती थी कि कहीं रात में हमें प्यास न लग जाए। वह बस हमारी देखभाल करना चाहती थी। उस घर के पुराने सामानों में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी भी थी जिसे हमने लिविंग रूम की पिछली दीवार के सहारे रखा हुआ था। जब भी हम किसी काम में व्यस्त होते थे, जैसे टीवी देखना या कोई खेल खेलना, तो अम्मा उस कुर्सी को धीरे धीरे खिसकाकर कमरे के उस पार से हमारी तरफ ले आती थी। कभी कभी तो वह उस कुर्सी को खिसकाकर कमरे के ठीक बीचों बीच तक ले आती थी। जब भी हमें उस कुर्सी को वापस दीवार के सहारे रखना पड़ता था तो हमें बहुत दुख होता था। मां तो बस हमारे करीब रहना चाहती थी। सालों बाद जब हम उस घर को छोड़कर जा चुके थे, मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस फार्म हाउस में पहले रहने वाली एक महिला जो विधवा थी के बारे में एक लेख छपा था। उसने अपने दोनों बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले दूध के कप में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया था और इस तरह उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस लेख के साथ फार्म हाउस के लिविंग रूम की एक तस्वीर भी छपी थी जिसमें छत की एक बीम से एक महिला का शव लटका हुआ दिखाई दे रहा था। उस महिला के ठीक नीचे जमीन पर लुढ़की हुई वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जो कमरे के ठीक बीचों बीच रखी हुई थी। क्या यहां ठंड बढ़ गई है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? 5. घर का भूत मेरी पसंदीदा छोटी भूतों की कहानियों में से एक में एक आदमी को लगता है कि उसका फोन खो गया है और कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। बाद में पता चलता है कि कोई उसके साथ खेल तो रहा है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। रेडिट के जरिए बज़फीड को भेजी गई यह कहानी। कल रात मेरा एक दोस्त मुझे घर से जल्दी बाहर ले गया ताकि हम एक लोकल बार की म्यूजिक नाइट का शुरुआती शो देख सकें। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन मेरी जेब में नहीं है। मैंने उस मेज पर देखा जहां हम बैठे थे, बार में देखा, बाथरूम में देखा, और जब कहीं नहीं मिला तो मैंने अपने दोस्त का फोन लेकर अपने फोन पर कॉल किया। 2 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया, दबी हुई कर्कश आवाज में हंसा और फोन काट दिया। उन्होंने दोबारा फोन नहीं उठाया। आखिर में मैंने मान लिया कि फोन खो गया है और घर की तरफ चल दिया। मुझे अपना फोन मेरे बेड के पास वाली मेज पर पड़ा मिला, ठीक वहीं जहां मैंने उसे छोड़ा था।